हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आई हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2021-22 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में केवल हम लोग प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 नंबर का होगा। ठीक है, जितना भी प्रश्न दिया गया है पूरे प्रश्न 70 नंबर के होंगे। अगर पूरे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से हल कर देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 70 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, निर्देश दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, प्रारंभ यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, तो जिसमें 15 मिनट जो है इसमें आपको प्रश्न पत्र पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए निर्धारित है और 3 घंटे के अंदर अपना पूरा हल करेंगे आप लोग। आगे सामान्य निर्देश दिया गया है कुछ, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपके प्रश्न पत्र जो आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उस प्रश्न पत्र में भी ये सामान्य निर्देश दिया रहेगा। हर एक में दिया रहता है, हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र में। तो आप बिना सामान्य निर्देश पढ़े हुए आप क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सामान्य निर्देश में बहुत ही निर्देश दिए होते हैं जिसके हिसाब से आपको उस क्वेश्चन को उस प्रश्न पत्र को हल करना होता है। ठीक है, तो इस सामान्य निर्देश में जितने भी दिए हों वो 15 मिनट के अंदर आप इन सभी सामान्य निर्देश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और उसके बाद दिया गया प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। आगे है प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसके सामने ही अंक लिखे गए हैं कि ये प्रश्न कितने अंक का है। प्रथम प्रश्न के से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता है उसमें समय व्यर्थ नष्ट न कीजिए। ठीक है, आगे दिया गया है यदि रफ कार्य करने के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसको काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। ठीक है, अगर आप रफ करना चाहते हैं तो आप बाएं पृष्ठ पर कर लीजिए और फिर उसको रफ करने के बाद उसको काट दीजिए और उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं करना है। ठीक है, आगे दिया है रचना के प्रश्नों में हल रचनाएं न मिटाइए। ठीक है, हल में रचनाएं मिटाना नहीं है। यदि पूछा गया तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। ठीक है, संक्षेप में उसको अवश्य लिखना है। आगे है प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। ठीक है, प्रश्न के हल जो है उत्तर पुस्तिका के दोनों पृष्ठ पर लिखना है। ठीक है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। जिसके चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा और आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था कुछ सामान्य निर्देश जो आपको अपने प्रश्न पत्र को हल करने से पहले पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा सामान्य निर्देश को। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कीजिएगा। जो 15 मिनट मिलेगा उसमें इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद से जब 3 घंटे मिलेंगे तो 3 घंटे में अपना पूरा उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस में सबसे पहले दिया है पहला खंड सभी खंड कीजिए। पहले वाले में आपको सभी खंड करना है। पहले ही ऊपर निर्देश में दिया गया था कि प्रत्येक प्रश्न के पहले ही लिख दिया जाएगा कि इस खंड में कितने प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है सभी खंड कीजिए, यानी कि आपको सभी प्रश्नों को करना है। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यानी कि ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है। इस खंड के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। 4 विकल्प होंगे, उन 4 विकल्पों में से कोई एक सही रहेगा, उसको छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखते जाइएगा और सभी को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है।
पहला है ऑप्शन देख लीजिए, पहला है 14 और 35, दूसरा है 18 और 25, तीसरा है 31 और 93 और चौथा है 32 और 62। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी जितने भी रहेंगे सभी एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप सॉल्व करके और टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, द्विघात समीकरण से ये पूछा गया है 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल पूछा गया है। पहला है 0, दूसरा है 4/3, तीसरा है -4/3 और चौथा है 3/4। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा उसका सही आप लोग लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, ऑप्शन बी है संगत कोण बराबर हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? आप सही आंसर जो है उसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान है। इसको आपको सॉल्व करना है। ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है और जो सही आंसर आएगा उसमें से टिक लगा देना है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है √3/2 और ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 1। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इसको पहले इसको सॉल्व कीजिएगा और जितना आंसर आएगा इनमें से कोई भी एक विकल्प सही है उसको टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? इनमें से कौन सा ना केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है उसको आपको टिक लगाना है। ऑप्शन ए है माध्य, ऑप्शन बी है बहुलक, ऑप्शन डी है माध्यिका और ऑप्शन डी है मानक विचलन। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। बहुविकल्पी जितने भी रहेंगे सभी एक ही नंबर के होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 और 0 तथा 0 और -8 हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है -4 और 0, ऑप्शन बी है 0 और -4, ऑप्शन सी है -4 और -4, ऑप्शन डी है 4 और -4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सॉल्व करके और टिक लगाइएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाए, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से रिलेटेड हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है खंड 2। खंड 2 में आपको सभी खंड करने हैं, यानी कि खंड 2 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हल करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, द्विघात समीकरण से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और आपके बुक में जितने भी विविक्त कर और मूलों की प्रकृति के टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, बस आपके एग्जाम में चेंजेस इतना होता है कि ये जो समीकरण लिखा गया इस समीकरण के जगह पे कोई और नंबर लिख दिया जाएगा। जैसे 2 लिखा है तो 5 लिख दिया जाएगा, 4 लिखा है तो 7 लिख दिया जाएगा, ऐसे ही चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 15 cot A = 8 है तो sin A और sec A का आपको मान
मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 121 वर्ग, पहले का दिया गया है 121 वर्ग और दूसरे का दिया गया है 289 वर्ग सेमी, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, बंटन का माध्य और बहुलक दिया गया है और माध्यिका आपको ज्ञात करना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन और सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे, इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है खंड 3। खंड 3 में भी आपको सभी खंड करने हैं, यानी कि खंड 3 में भी जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हल करना है और खंड 3 में जितने प्रश्न दिए जाएंगे वो सभी 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इस टाइप के प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो समीकरण दिया गया है इसमें ए का मान ज्ञात करना है जिसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में, इस चित्र में देखना है PS/SQ = PT/TR है तथा एंगल PST = एंगल PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है खंड 4। खंड 4 में भी आपको सभी खंड करने हैं, यानी कि खंड 4 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हल करना है। देख लेते हैं। देखिए, पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। प्रमेयिका को एल्गोरिथम भी कहा जाता है, का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। अगला है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC = एंगल BAC है। सिद्ध कीजिए कि CA² = CB × CD। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। आगे देखते हैं। अगला है, यदि cot θ = 7/8 तो 1 + sin θ एंड 1 - sin θ, 1 बटे में है 1 + cos θ और एक ब्रैकेट में है 1 - cos θ का मान निकालिए। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे देख दिया गया है cot θ = 7/8। ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। ये है चौथा खंड। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है खंड 5। खंड 5 में सभी खंड करना है और खंड 5 में जितने प्रश्न रहेंगे वो सभी 4-4 नंबर के होंगे, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला दूसरा है बिंदु -4 और 6 बिंदुओं ए जो है वो -6 और 10 और बी है 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको अनुपात निकालना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करना शुरू करिएगा। और जितने भी हल लिखिएगा वो सभी स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए और साफ सुथरा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये सारणी दिया गया है ये 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। इसका माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। ठीक है, ये साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है यहाँ पर, और ये नगरों की संख्या दिया गया है 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, तो इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है खंड 6। खंड 6 में सभी खंड करना है, और खंड 6 में भी जितने प्रश्न दिए रहेंगे वो सभी 4 नंबर के होंगे। ठीक है, पहला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 180 दिया गया है। छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, छोटी संख्या भी और बड़ी संख्या भी। ठीक है, अगला है दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, ये जो ABCD जो भुजा है, ये एक भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 और ये भी 14। वर्ग में सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ABCD भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो ये छायांकित भाग जो है, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये वृत्त वाले चैप्टर से पूछा गया है, और वृत्त वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगला है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया। निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई जो है यहाँ पे लिखा गया और लड़कियों की संख्या यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। ठीक है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ये आंकड़े यहाँ पे दे दिए गए हैं सारणी में, और 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब आता है 7वां खंड। 7वां खंड में आपको अथवा करके दिया जाएगा, और सभी प्रश्न 6-6 नंबर के होंगे। पहला प्रश्न है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो आप इसको हल कीजिए या तो आप इनको। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एक बहुमंजिल के भवन से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा में करके दिया गया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 के मान आपको 1.73 दूर रखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। या तो आप इस प्रश्न को करिए या तो इस प्रश्न को करिए, दोनों प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट गणित से रिलेटेड क्वेश्चन जो 12 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका मैथ का। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।